राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आज हम इस क्लास में आर्टिकल 4 किस बारे में बात करता है वो जानेंगे। आर्टिकल 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट 1 में फॉल करता है। आर्टिकल 4 में दो क्लॉजेस आते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के बारे में बताया था कि जो पावर्स इन आर्टिकल्स में दे रखी हैं उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए पार्लियामेंट को एक लॉ बनाना होगा, तभी वो इन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। आर्टिकल 4 का जो पहला क्लॉज है वो उस लॉ के बारे में ही है। आर्टिकल 4 का जो पहला क्लॉज है वो कहता है कि जब कोई लॉ पार्लियामेंट बनाएगी इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए तो उसे दो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। पहला कि फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट करना ज़रूरी है और साथ ही साथ उनसे जुड़े जो भी प्रोविजंस हैं जिन पर इस लॉ का प्रभाव पड़ेगा उन्हें अमेंड करना ज़रूरी है। अब बात आती है कि जो फर्स्ट शेड्यूल है और फोर्थ शेड्यूल है उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत क्यों है। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है स्टेट्स के नाम की और उनकी टेरिटोरीज़ की। तो जब कोई लॉ बनता है तो फिर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल पार्लियामेंट ने किसी भी आर्टिकल 3 में अपनी पावर को एक्सरसाइज किया और किसी एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट फॉर्म किया। फॉर एग्ज़ाम्पल छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। तो पार्लियामेंट ने अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक लॉ को बनाया था जिसे कहते हैं द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। इस एक्ट के द्वारा ही पार्लियामेंट ने आर्टिकल 3 में जो पावर दे रखी है उसे एक्सरसाइज किया था और उस एक्ट के सेक्शन 3 में दे रखा है कि टेरिटरीज जो छत्तीसगढ़ मानी जाएंगी, मतलब कि क्षेत्रों को स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 3 में कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं। तो जब कोई भी मान लीजिए स्टेट को इंक्रीज डिक्रीज मतलब जो भी आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में जो भी पावर दे रखी है उनको एक्सरसाइज करता है तो और उनको एक्सरसाइज करने के लिए कोई लॉ बनाता है पार्लियामेंट, तो वो लॉ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल को अफेक्ट करता है। अब बात आती है फोर्थ शेड्यूल की। फोर्थ शेड्यूल में जो राज्यसभा में सीट एलोकेट करी जाती हैं उनके बारे में है। तो जब पार्लियामेंट अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा तो जो ये स्टेट वाइज सीट्स एलोकेट की गई हैं उनमें भी तो चेंज आएंगे। कोई एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट फॉर्म हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को यूनाइट करके एक नया स्टेट फॉर्म हो रहा है। इन कोई भी एक्सरसाइज करी जाएगी पावर तो उनका जो अफेक्ट है वो कहीं ना कहीं फोर्थ स्केड्यूल में पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि जो भी इंसिडेंटल प्रोविजंस है, जो भी रिलेटेड प्रोविजंस हैं उनमें भी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, तभी ये लॉ इफ़ेक्ट में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 के सेकेंड क्लॉज की। आर्टिकल 4 का जो सेकेंड क्लॉज है वो कहता है कि जो लॉ मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया द मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, इस लॉ को या इस लॉ में किसी सेक्शन को या किसी सेक्शन के किसी क्लॉज को अमेंड करने के लिए जो पार्लियामेंट है वो किस तरह का प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। तो आर्टिकल 4 का सेकेंड क्लॉज कहता है कि सिंपल मेजॉरिटी वाला प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। उसे आर्टिकल 368 में जो
दे रखा है प्रोसीजर, उसे अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल मेजॉरिटी से पार मतलब किसी भी स्टेट्स की को फॉर्म कर सकती है, ऑल्टर या उनकी बाउंड्रीज को डिक्रीज इंक्रीज कर सकती है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ डू एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न विद महिमा। थैंक यू।